नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। मैं आपको पढ़ा रहा था मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था दिल्ली सल्तनत। अभी तक एक वीडियो मैंने इस पर बना दिया है, आप उसको देख लीजिए। वहाँ पर मैंने आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। दिल्ली सल्तनत में आज हम लोग को पढ़ना है गुलाम वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश है। तो गुलाम वंश को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है और गुलाम वंश में कौन कौन से शासक हुए, उनके क्या क्या विशेषताएं रहीं, ये सब हम लोग को पढ़ना है। गुलाम वंश मैंने आपको बताया था, इसी को दास वंश भी कहते हैं और इसी को मामलूक वंश भी कहते हैं। अगर हम बात करें शासनकाल की तो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। लगभग 84 वर्षों का शासनकाल रहा। 1206 से 1290 तक, यानी कि 84 वर्ष हो गए। अब यहाँ पर पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन कौन से शासक रहेंगे। मामलूक वंश या गुलाम वंश जो भी कह लीजिए, इसमें कितने शासकों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ये टोटल यहाँ पर 11 शासक दिखाए गए हैं, देखिए। लेकिन घबराइए मत, इन सारे शासकों के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है। कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं जिनके बारे में हम लोग को ज़्यादा पढ़ना है, बाकी सब एक एक लाइन दो दो लाइन में ख़त्म हो जाएंगे। तो मामलूक वंश के जब शासकों की बात करते हैं तो सबसे पहले शासक आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। भारत में गुलाम वंश की स्थापना इसी ने की थी और इसका शासनकाल रहता है 1206 से 1210 ईस्वी तक। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको संक्षिप्त परिचय बता दूँ, फिर मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह शासन संभालता है और ये 1210 से 1211 ईस्वी तक लगभग 8 महीने तक शासन संभालता है, यानी शासक रहता है। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था या नहीं था, इस बारे में विवाद है, लेकिन कई किताबों में इसको पुत्र बताया गया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह शासक बनता है। आराम शाह के बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश शासक बनता है, जो कि गुलाम वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। आप कह सकते हैं वास्तविक संस्थापक भी इसे कह सकते हैं। अगर पूछे गुलाम वंश का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर क्वेश्चन आता है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश था, जिसने 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद गद्दी पर बैठता है चौथा शासक रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह। रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह 1236 ईस्वी में बैठता है और 36 ईस्वी में, यानी कि 1236 ईस्वी में ही ये हटा दिया जाता है। तो इसका कुछ खास इसमें रोल नहीं है। इसके बाद शासनकाल संभालती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन करती है। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक के बारे में, लेकिन अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर रजिया सुल्तान, ये रजिया सुल्तान कौन थी, तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी और रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह ये सब भाई थे इसके। रजिया सुल्तान के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह, जो कि रजिया सुल्तान का भाई था, ये शासक बनता है और 1240 से 1242 ईस्वी तक शासन करता है। लगभग 2 वर्षों तक हम कह सकते हैं शासन करता है। फिर बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बनता है 1242 से 1246 तक, लगभग 4 वर्षों तक। फिर इसके बाद 8वां शासक आता है नासिरुद्दीन महमूद शाह। ये बनता है 1246 से 1265 ईस्वी तक शासनकाल इसका रहता है। हालांकि इसके शासनकाल में एक बहुत महत्वपूर्ण अमीर रहता है, उसका वर्चस्व रहता है, जैसे गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन जो है नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में एक अमीर के पद पर रहता है। अमीर मतलब सामंत कह सकते हैं, जो कि सलाहकार भी हो सकता है। तो ये बहुत मजबूत हो जाता है नासिरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में। तो भले ही
1246 से लेकर 1265 तक शासनकाल किया है महमूद ने, लेकिन वास्तव में शासक की बागडोर कौन संभाले था? बलबन। लेकिन 1265 में जब नासिरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो जाती है, शासन से हट जाता है, तो गयासुद्दीन बलबन शासक बनता है। 1265 से 87 तक रहता है, कहीं कहीं 86 लिखा होता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद जब बलबन की मृत्यु होती है तो उसके बाद शासक बनता है अजुद्दीन कैकूबाद। इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये 1287 से 1290 ईस्वी तक रहता है। फिर लास्ट शासक जो है, यानी कि अंतिम शासक है गुलाम वंश का, क्यूमर्स जो है 1290 ईस्वी में बनता है, और 1290 ईस्वी में ही इसको जलालुद्दीन फिरोज़ शाह खिलजी कहा जाता है। इसको मार के खिलजी वंश की स्थापना कर देता है। तो ये अंतिम शासक था क्यूमर्स। इतने शासक थे गुलाम वंश के। अब एक एक के बारे में हम लोग को डिटेल से स्टडी करनी है इनके बारे में। देखिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लगभग लिख दी हैं, बस आपको एक बार पढ़ना है और समझना है। बाकी ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक गुलाम वंश का, 1206 से 1210 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। अब यहाँ पर मैं कुछ पढ़ता हूँ, आपको ध्यान से समझना है, और वीडियो रोक करके आपको ये सारी चीज़ें पढ़ भी लेनी है एक बार। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक को उत्तरी भारत का विजित क्षेत्र प्राप्त हुआ। ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा का पूरा उत्तरी भारत का जो क्षेत्र था वो प्राप्त हो गया। कब? जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई। यह एक विस्तृत क्षेत्र था जिसमें सियालकोट, लाहौर, अजमेर, झांसी, दिल्ली, मेरठ, कोल को आज हम लोग अलीगढ़ कहते हैं, कन्नौज, बनारस, बिहार तथा लखनौती मतलब लखनऊ का क्षेत्र, ये सब उत्तरी भारत में आते थे। और ये सब क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त हो गए थे मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद। ऐबक को सिंध और मुल्तान छोड़कर मोहम्मद गौरी द्वारा विजित उत्तर भारत का संपूर्ण क्षेत्र प्राप्त हो गया था। इस विशाल क्षेत्र के साथ उसे उत्तराधिकारी के रूप में अनेक चुनौतियां भी मिली थीं, जिन्हें अपने अल्प शासनकाल में उसने समझदारी पूर्वक निपटाया और नवगठित राज्य को युद्ध की विभीषिका से बचाए रखा। आपने देखा कि लगभग 4 साल का इसका शासनकाल था और इसने कोई युद्ध नहीं लड़ा, मतलब महत्वपूर्ण युद्ध इसने नहीं लड़ा, यानी कि अपने क्षेत्र को, अपने साम्राज्य को इसने युद्धों से बचाए रखा, दिमाग से कह सकते हैं। हालांकि मुश्किलें इसके सामने बहुत थीं, लेकिन फिर भी इसने समझ बूझकर अच्छे से अपने शासन को चलाया। ऐबक ने वैवाहिक नीति के द्वारा भी अपनी स्थिति मजबूत की थी, यानी ये शादी करके अपनी स्थिति मजबूत करता था। इसने क्या किया? मोहम्मद गौरी के एक अन्य विश्वस्त अधिकारी ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री से विवाह कर लिया। जैसे मोहम्मद गौरी का ही एक और गुलाम कह सकते हैं, ताजुद्दीन यल्दौज भी था। तो ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री से किसने शादी कर लिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और अपनी बहन का विवाह नासिरुद्दीन कुबाचा से कर दिया। अब ये कुबाचा कौन था? ये कुबाचा भी मोहम्मद गौरी का गुलाम था। यानी कि मोहम्मद गौरी के यहाँ पर 3 गुलाम आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज और कुबाचा, ये तीनों गुलाम थे। तो कुबाचा से अपनी बहन का शादी कर दिया और यल्दौज की पुत्री से अपनी शादी कर लिया। कुबाचा सिंध का प्रभारी अधिकारी था तथा अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? तुर्की दास इल्तुतमिश से कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक का दास। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी यानी अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से कर दी, अपनी बहन की शादी कुबाचा से कर दी और अपनी शादी यल्दौज की पुत्री से कर लिया। यानी कि इस प्रकार से इसने वैवाहिक नीति अपनाई और अपने साम्राज्य को युद्धों से बचाए रखा। अगर ये शादी ना करता तो शायद यल्दौज और कुबाचा इस पर आक्रमण कर देते। इधर से यल्दौज और इधर से कुबाचा आक्रमण कर देते, लेकिन इसने
वैवाहिक नीति अपनाई और समझा बुझा करके अपने साम्राज्य को समृद्ध बनाए रखा। गौरी की मृत्यु के पश्चात, जब गौरी की मृत्यु हुई तो उसके बाद 24 जून 1206 ईस्वी को लाहौर में एक स्वतंत्र शासक के समान अपने हाथ में ले लिया शासन। मतलब एक स्वतंत्र शासक बन गया, लाहौर से ही यह शासन करने लगा और अपनी राजधानी किसको बनाता है? लाहौर को। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी का नाम क्या था, या इसने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो लाहौर को बनाया था। हालांकि स्वतंत्र शासक तो था, लेकिन इसने ना तो अपने नाम के सिक्के चलवाए, ना तो खुतबा पढ़वाया। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा भी है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जो स्वतंत्र शासक रहते हुए ना तो अपने नाम का सिक्का जारी करवाता है, ना तो कोई खुतबा पढ़वाता है? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। और ना ही इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, बल्कि इसने मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की थी। इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान नामक खेल खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई और उसके बाद लगभग 1 साल तक आराम शाह ने शासन किया। तो 1210 ईस्वी में एक खेल था चौगान, जिसे हम आजकल पोलो कह सकते हैं, जो कि घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। तो ये वही खेल खेल रहा था और कहा जाता है अचानक ये घोड़े से गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद इसका पुत्र कहा जाता है शासक बनता है आराम शाह। हालांकि इस पर विवाद है, मैंने बताया। तो आराम शाह लगभग 1 साल तक शासन करता है। 1 साल क्या, लगभग 8 महीने हम कह सकते हैं शासन करता है। अब यहाँ थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग पढ़ लेते हैं, नोट करके यहाँ पर दिया हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। इसे लाख बख्श भी कहा जाता है, यानी लाखों का दान करने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? लाख बख्श। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण की थी। फिर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मस्जिद बनवाई। एक तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली के महरौली में है, और दूसरी जो मस्जिद है वो है 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में है, राजस्थान में। तो ये कई बार पूछा गया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। अब ऑप्शन में रहता है मंदिर है, मस्जिद है, झोपड़ा है, या कोई दरगाह है। तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये वास्तव में कोई झोपड़ा नहीं, ये एक मस्जिद है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है अजमेर में। फिर यहाँ पर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। तो दिल्ली में जो कुतुब मीनार बना है उसकी नींव यानी उसकी बुनियाद किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन उसको बाद में पूरा कौन करवाता है? इल्तुतमिश करवाता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये पूरा मैंने आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ज़्यादा नहीं है, कुछ पॉइंट है, और ख़ासकर ये जो नोट मैंने लिखा है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो यहीं से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि आराम शाह शासक बनता है और 1210 से 1211 ईस्वी तक, कहीं कहीं 1210 तक ही लिखा रहता है, तो 8 महीने लगभग था इसका शासनकाल। आराम शाह नाम से ही लगता है आराम करने वाला व्यक्ति। इसमें देखिए लिखा है आराम शाह। तो बहुत ही आलसी व्यक्ति था, कमज़ोर टाइप का। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका पुत्र आराम शाह सुल्तान बना, परंतु वह अयोग्य शासक था। कुछ समय तक शासन करने के बाद बदायूं के गवर्नर शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने आराम शाह को पद से हटाया और स्वयं सुल्तान बन गया। तो जब दिल्ली की जनता त्रस्त हो गई इसके शासनकाल से 8 ही महीने में, तो उसने बदायूं के गवर्नर शमसुद्दीन इल्तुतमिश को बुलाया, और जो दिल्ली सल्तनत के अमीर थे उन्होंने भी बुलाया कि आप आइए शासन कीजिए, आराम शाह से तो ये शासन संभाला नहीं जा रहा है। तो फिर इल्तुतमिश अपनी सेना लेकर आता है और आराम शाह को युद्ध में
हरा देता है और उस युद्ध का नाम था शायद जड का युद्ध। उसमें हरा देता है और शासन की बागडोर किसके हाथ में आ जाती है? इल्तुतमिश के हाथों में आ जाती है। अब हम लोग इल्तुतमिश के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसमें पूरा का पूरा इल्तुतमिश को ही पढ़ना है डिटेल में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।